नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फंड ट्रिक्स में। और हम लोग FRSR की सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली कैजुअल लेबर के रूल्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस पे जो कैजुअल लेबर होती है उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेस not to be recruited for seasonal work. 2, if casual labor cannot handle the work, multitask staff can be created. Options are A, 1 only, B, both the above, C, 2 only, D, none of the above, and the right answer is C, 2 only. फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कैजुअल लेबर जो होती है उसको सीजनल वर्क के लिए हायर किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं। कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेस नॉट टू बी रिक्रूटेड फॉर रेगुलर वर्क बट ओनली फॉर कैजुअल एंड सीजनल वर्क। तो इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे कैजुअल लेबर के रिगार्डिंग? कैजुअल वर्क एंड सीजनल, एंड नॉट फॉर फुल टाइम नेचर ऑफ वर्क। और जो फुल टाइम नेचर का वर्क होता है उसके लिए हम रिक्रूट नहीं कर सकते। द वर्क ऑफ रेगुलर स्टाफ रीअसेस्ड पीरियडिकली एंड एडिशनल रेगुलर स्टाफ क्रिएटेड इफ कैजुअल लेबर कैन नॉट हैंडल द वर्क। और आपको लग रहा है कि इस काम के लिए हमें बार बार कैजुअल लेबर को हायर करना पड़ता है और कैजुअल लेबर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसको करने के लिए हम रीअसेस करेंगे वर्क को टाइम टाइम पर, और उसके बाद अगर लगता है तो हम उस जगह पर एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी टास्क स्टाफ कैन बी क्रिएटेड इफ़ देयर इज अ नीड। ठीक है, तो वहाँ पर हम एक MTS की पोस्ट क्रिएट करके वहाँ पर जो हमारा ग्रुप C सर्विस होती है परमानेंट एम्प्लॉय को हम वहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं कैजुअल लेबर की जगह पर। तो कुल मिला के अगर रेगुलर नेचर पर किसी कैजुअल लेबर वर्क की रिक्वायरमेंट हो रही है और कैजुअल लेबर को हैंडल नहीं कर पा रही, तो वर्क को रीअसेस करके हम वहाँ पे MTS स्टाफ को परमानेंटली भी अब रिक्रूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ रेगुलर वर्क एंड कैजुअल वर्क का सेम। अच्छा, अब जो कैजुअल लेबर हमारा लगा हुआ है उसका काम और रेगुलर वर्क सेम है, तब 1, द डेली वेज एक्सक्लूडिंग DA विल बी 1/30 ऑफ मिनिमम वेज फॉर 8 आवर्स work per day. 2, if the nature of work is different, they should follow state government rules and minimum wages act. Options are A, 1 only, 2 both the above, C, 2 only, D, none of the above, and the right answer is C, 2 only. फर्स्ट स्टेटमेंट ये रॉन्ग स्टेटमेंट। डेली वेजेस एक्सक्लूडिंग DA नहीं होता, ये इंक्लूडिंग DA होता है। जब रेगुलर वर्क से हम कंपेयर कर रहे हैं तो रेगुलर वर्कर को तो DA मिलता है ना, तो उसी नेचर का वर्क है जब हमारा डेली वेजेस वाला एम्प्लॉय करेगा, जो कैजुअल वर्कर करेगा, तो उसको भी वहाँ पर DA मिलेगा, एक्सक्लूड नहीं होता। और 30 दिन का महीना मान के चलते हैं, इसलिए पर डे के हिसाब से 130 डे का पेमेंट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि 8 डेज़ का उसने काम किया हो। एक बार देख लेते हैं रेगुलर वर्क एंड कैजुअल वर्क। इफ़ रेगुलर वर्क एंड कैजुअल वर्क आर सेम, द डेली वेज विल बी 1/30 ऑफ मिनिमम वेज प्लस DA फॉर 8 आवर्स वर्क पर डे। अगर कैजुअल वर्कर का वर्क और डेली वर्क का सेम होता है तो 30 दिन का महीना मानते हैं और पर डे के हिसाब से कर देते हैं। अगर 20 दिन काम पर रखा हमने कैजुअल वर्कर को, तो 20 दिन का पेमेंट कर देंगे, 130 जो पेमेंट बनता है रेगुलर वर्कर का उसके हिसाब से। इफ़ द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट, दे शुड फॉलो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। अब अगर डिफरेंट नेचर का वर्क है तो हम उसकी वेजेस को कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे कि कितना पेमेंट इसको करना चाहिए। तो उसके लिए अगर उस स्टेट गवर्नमेंट के कोई रूल्स हैं तो या तो उसको फॉलो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करेंगे। इन केस where the work done by casual worker is different from the work done by regular employee, the casual worker may be paid only the minimum wages notified by the Ministry of Labor and Employment or the state government, union territory administration, whichever is higher, or as per the minimum wages act 1948। ठीक है, तो अगर तीन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर कैजुअल वर्क का वर्क जो है हम असेस नहीं कर सकते, उसका रेगुलर एम्प्लॉय से अलग वर्क है, तो पहले तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो करती है उसको देखेंगे। दूसरा, अगर वो स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के जो रूल्स होते हैं वो फोर्स में, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जिसका भी जो हायर पेमेंट होगा तीनों में से वो उसको दे दिया जाएगा। However, if a department is already paying daily wages at higher rate, the practice should be continued with the approval of its financial advisor। हाँ, अब कोई डिपार्टमेंट पहले से ही ज़्यादा रेट पर पे कर रहा है तो फिर उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको अप्रूवल चाहिए होगा। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कि आप इन्हीं 3 रूल्स के साथ स्टिक रहते हो। अगर इससे ज़्यादा पेमेंट कोई का डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट भी उसको किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर का अप्रूवल लेना होगा उस डिपार्टमेंट को। Question number 3, which of the following is correct about pay of casual labor on daily wages? अब
जो कैजुअल लेबर होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, कैजुअल लेबरर्स आर पेड ओनली द एक्चुअल वर्किंग डे, हाउ दे आर पेड फॉर नेशनल हॉलीडेज। 2, casual laborers are provided one paid weekly off after 6 days of work. 3, in offices with 5 days, leave one pay off if they work minimum 40 hours during the week. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above. सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। पे ऑफ कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेस, पे ओनली फॉर एक्चुअल वर्किंग डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। ठीक है, अगर नेशनल हॉलीडेज नहीं है तो उसे एक्चुअल वर्किंग डेज के लिए ही पेमेंट दिया जाता है। 1 पेड वीकली ऑफ आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉइज 30 दिन काम कर रहा है तो उसमें 4 संडे आ रहे हैं, तो 6 डेज के बाद उसको संडेज मिल रहा है तो उसको पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन वो छुट्टी में नहीं था। वो तो वीक में एक बार हमारे जो लेबर लॉज हैं वो बोलते हैं कि 6 डेज़ के बाद एक दिन का रेस्ट चाहिए और उसको पेमेंट भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसके परसुएंस में इसको करते हैं। कैजुअल वर्कर्स वर्किंग इन ऑफिस हैविंग 5 डे वीक। अब कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे केवल 5 डेज वीक ही चलता है, तो उनका क्या होगा, मे बी अलाउड 1 डे पेड वीकली ऑफ प्रोवाइडेड दे हैव वर्कड फॉर अ मिनिमम 40 आवर्स ड्यूरिंग द सेड वीक। उनको वन पेड डे का वीकली ऑफ तो मिलेगा और उसका पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने कम से कम 40 घंटे काम किया होना चाहिए बाकी के डेज में। Question number 4, which of the following is correct about scheme of 1993? 1993 की स्कीम किसके रिगार्डिंग है? ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर। अगर कैजुअल लेबर को हम रेगुलराइज करते हैं, टेम्परेरी स्टेटस देते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं। तो हमारा जो स्कीम है 1993 की, ये एक रूल बना दिया कि हम बार बार किसी कैजुअल लेबर को हायर कर रहे हैं तो हम उसको टेम्परेरी स्टेटस दे सकते हैं। ये उसके रिगार्डिंग रूल्स हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कैजुअल वर्कर्स इन रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हु आर ऑलरेडी गवर्न बाय देयर ओन सेपरेट स्कीम्स। 2, temporary status was to be conferred on all casual laborers who rendered a continuous service of at least for a period of 300 days in case of 6 days a week. 3, temporary status was to be conferred on all casual laborers who rendered a continuous service of at least for a period of 210 days in case of office observing 5 days week. Options are A 1 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is A 1 only. सेकेंड एंड थर्ड तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। स्कीम ऑफ 1993, ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबरर। This scheme was applicable to casual laborers in employment of the Ministry Department of Government of India and their attached and subordinate offices on the date of issue of these orders. ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी और उनके अटैच और सबॉर्डिनेट ऑफिस में थी और उन एम्प्लॉइज़ के लिए थी जो कि उस दिन सर्विस में थे जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ था। बट इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कैजुअल वर्कर्स इन रेलवेज, डिपार्टमेंट टेलीकॉम एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है, रेलवे, टेलीकॉम एंड पोस्ट। इन तीनों में नहीं होगा क्योंकि इनके अपने सेपरेट स्कीम्स होती हैं। Temporary status was to be conferred on all casual laborers who are in employment on the date of issue of this OM and who have rendered of continuous service of at least 1 year, which means they must have been engaged for a period of at least 240 days and 206 days in case of offices observing a 5 days week. ठीक है, अब जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ था उस दिन उन्होंने देखा कि जो लोग सर्विस में हैं और उन्होंने 1 साल से सर्विस कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 240 दिन काम कर चुके हैं अगर 6 दिन का ऑफिस है, और अगर 5 दिन का ऑफिस है तो वो 240 दिन काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए दिन कम रखे थे 206 दिन। तो 240 दिन कंप्लीट किए या 206 दिन कंप्लीट किए हैं पिछले 1 साल में, उन सबको टेम्परेरी स्टेटस दे दिए, यानी उनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के, वो बेनिफिट्स उनको कन्फर कर दिए जाएंगे जो कि कैजुअल लेबर को नहीं मिलते हैं। तो मतलब उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो क्या कंडीशन थी, 1 साल में 240 दिन होना चाहिए, अगर 6 दिन का वीक है तो, और 5 दिन का वीक है तो 206 दिन का होना चाहिए। अगर उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस की है तो उनको ये स्टेटस मिल जाएगा। और 3 डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, रेलवे, टेलीकॉम एंड पोस्ट, उनके अपने रूल्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्कीम ऑफ 1993 ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर। इस स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, conferment of temporary status on a casual laborer does not involve any change in his duties and responsibilities. 2,
The engagement was on daily rates of pay on need basis. 3. Such casual laborers who acquire temporary status will however not be brought on to the permanent establishment unless they are selected through regular selection process for erstwhile group D post. Options are A1 only, B all of the above, C2 and 3 only, D1 and 2 only, and the right answer is बी ऑल ऑफ द अब सारे स्टेटमेंट सही हैं. एक बार देख लेते हैं. स्कीम ऑफ 1993 ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस. कन्फर्मेंट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस ऑन अ कैजुअल लेबरर डिड नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, जब उनको दिया गया तो सिर्फ एक कंडीशन देखी गई थी कि साल में इन्होंने अगर 6 दिन का वीक है तो 240 दिन काम किया है कि नहीं, और अगर 5 दिन का वीक है तो 206 दिन काम किया है कि नहीं. इसके अलावा कोई ड्यूटी में चेंज, ऐसा नहीं टेम्परेरी स्टेटस उनको मिलते ही उनकी ड्यूटीज़ में कुछ चेंज कर दिया हो, कोई बदलाव नहीं किया गया था. द इंगेजमेंट वॉज ऑन डेली रेट्स ऑफ पे ऑन नीड बेसिस. ठीक है, इंगेजमेंट डेली बेसिस पे होता है कैजुअल लेबर का. ही माइट बी डिप्लॉयड एनी वेयर विद इन द रिक्रूटमेंट यूनिट टेरिटोरियल सर्किल एंड बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क. और उसमें ये कंडीशन थी कि उसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज़ की तरह जहाँ रिक्वायरमेंट होगी. सच कैजुअल लेबर्स हु एक्वायर टेम्प्रेरी स्टेटस विल हाउएवर नॉट बी ब्रॉट टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, लेकिन परमानेंट स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते. जैसे हम अगर पुराने उसकी बात करते हैं, हम लेबर के लिए वर्ड यूज़ किए जाते थे कच्चे और पक्के. जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को पक्के बोलते थे और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को कच्चे बोलते थे. तो एक तरह से कच्चे में यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन आप परमानेंट स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते कि पहले तो आप कैजुअल से टेम्प्रेरी आ गए और फिर बाद में डिमांड शुरू कर दो मैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ बना दो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस दे आर सेलेक्टेड थ्रू रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर erstwhile ग्रुप डी पोस्ट. अगर आप ग्रुप डी पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसे कंप्लीट करते हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, तो कहीं भी जा सकते हो, तो ओपन रिक्रूटमेंट है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. विच आर द फॉलोइंग बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स कवर्ड अंडर स्कीम ऑफ 1993. इसके 1993 की स्कीम में कौन कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को. 1. वेजेस एट डेली रेट्स विद रेफरेंस टू द मिनिमम ऑफ द पे स्केल फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर erstwhile ग्रुप डी ऑफिशियल इंक्लूडिंग DA एंड HRA. 2. Benefits of increment at the same rate as applicable to erstwhile group D employee would be taken into account for calculating pro rata wages for every 1 year of service subject to performance of duty. Options are A1 only, B both the above, C2 only, D none of the above, and the right answer is B both the above. दोनों स्टेटमेंट सही है. एक बार देख लेते हैं. Benefit to the workers covered under scheme of 1993. Wages at daily rates with reference to the minimum of the pay scale फॉर अ कॉरेस्पॉन्डेंस रेगुलर ग्रुप डी ऑफिशियल इंक्लूडिंग DA एंड HRA. ठीक है, तो उनको ग्रुप डी के जिस पे स्केल में रखा गया तो उसका जो मिनिमम होता है, जैसे अगर हम 7 CPC की बात करें तो जैसे उस पे लेवल का मिनिमम सबसे पहला सेल होता है उसकी. अगर हम 6 CPC की बात करें तो जो ग्रेड पे का जो मिनिमम था जहाँ से स्टार्ट होता है उस ग्रेड पे के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी पे फिक्स कर दी जाएगी. Benefits of increment at the same rate as applicable to a group D employee would be taken into account for calculating pro rata wages for every 1 year of service subject to performance of duty for at least 40 days and 206 days for administrative offices observing 5 days week in the year फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस. और उनको जो इंक्रीमेंट मिलेंगे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, जैसे उनको इंक्रीमेंट मिलते हैं एम्प्लॉइज़ को, टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ को सारे वही मिलेंगे, लेकिन प्रो रेटा वेजेस मिलेगा. यानी कि अगर वो कुछ दिन नहीं आते हैं तो उस दिन का पे उसको नहीं मिलेगा. अगर 20 दिन आता है तो 20 दिन का होगा, लेकिन इंक्रीमेंट उसका लगेगा वो टेम्परेरी एम्प्लॉय की तरह ही लगेगा. टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए क्या होता है कि उसको लीव मिल जाती है, लीव लेके उसको पूरा सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा उसको प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा. लेकिन उसमें कंडीशन वही है कि कम से कम 6 दिन का अगर वीक है ऑफिस का तो 240 डेज़ की सर्विस करनी चाहिए, और अगर 206 दिन करनी चाहिए अगर 5 दिन का वीक है, तो ये कंडीशन तो साथ साथ चलेगी उसके, तो फिर उसको सारे इंक्रीमेंट वगैरह मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीव अंडर स्कीम ऑफ 1993. ठीक है, अब लीव का उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1. Leave entitlement would be on a pro rata basis at the rate of 1 day for every 10 days of work. 2. They will not be allowed to carry forward the leave at their credit on their regularization. 3. They will not be entitled to benefits of encashment of leave on termination of service for any reason or on their quitting service. Options are A1 only, B all of the above, C2 and 3 only, D1 and 3 only, and the right answer is D1 and 3 only. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. कैरी फॉरवर्ड होने का बेनिफिट मिलता है.
लीव अंडर स्कीम ऑफ 1993, लीव एंटाइटलमेंट वुड बी ऑन अ प्रोरेटा बेसिस एट द रेट ऑफ 1 day फॉर एवरी 10 days ऑफ वर्क, यानी कि हर 10 दिन के लिए आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। 30 दिन काम करोगे तो 3 मिल जाएंगी, 20 दिन करोगे 2 दिन 2 मिल जाएंगी, तो उस बेसिस पे आपकी लीव क्रेडिट में आ जाएंगी। कैजुअल और एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट मैटरनिटी लीव विल नॉट बी एडमिसिबल, कैजुअल लेबर को कैजुअल लीव्स नहीं मिलती या कोई भी अदर टाइप की लीव नहीं मिलती, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक ऐसा है जो सबको मिलता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट तो एक नेचुरल चीज़ है और उसके लिए आपको रोक नहीं सकते हो उसको लिए, अगर उसको कैजुअल वर्कर को आपने टेम्परेरी स्टेटस प्रोवाइड करा दिया है तो। दे विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द लीव एट देयर क्रेडिट ऑन देयर रेगुलराइजेशन, और जब कैजुअल लेबर के तौर पर उनके पास जो लीव थी उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रेगुलराइजेशन के टाइम पे। दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर एनी रीजन और दे आर क्विटिंग द सर्विस, अगर वो सर्विस को छोड़ते हैं या फिर सर्विस से निकाले जाते हैं, टर्मिनेट की जाती हैं, तो लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैटरनिटी लीव ऑफ लेडी कैजुअल लेबरर्स आर एडमिसिबल एट पार विद रेगुलर ग्रुप डी अर्स्टवाइल एम्प्लॉइज। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। ये हमने पीछे अभी देखा था, ये देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कैजुअल और एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव तो आपकी नेचुरल चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ टेम्परेरी एम्प्लॉइज काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आफ्टर दियर रेगुलराइजेशन एट विच रेट। ठीक है, अगर टेम्परेरी एम्प्लॉई है तो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा उसकी सर्विस पीरियड का, उसको रिटायर हुआ है प्रॉपर तरीके से, सर्विस टर्मिनेट नहीं हुई है, तो उसका जो है सर्विस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। तो रेट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉई, बी 50% ऑफ द रेट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉई, सी नो रिटायरमेंट बेनिफिट एंड डी 25% ऑफ द रेट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉइज। एंड द राइट आंसर इज बी 50% ऑफ द रेट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि आधे रेट से उसको मिलेगा। ये तब है जब प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट होकर जाता है, अगर सर्विस को बीच में छोड़ता है या निकाला जाता है तो उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। Retirement benefit to casual workers rendered temporary status. 50% of service rendered under temporary status would be counted for the purpose of retirement benefit after their regularization. अगर रेगुलराइज हो गए हैं टेम्परेरी स्टेटस में तो फिर उनको 50% बेनिफिट मिलता है रिटायरमेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूस सर्विस ऑफ डैश ईयर्स कैजुअल लेबरर्स आर कन्फर्ड टेम्परेरी स्टेटस फॉर पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द GPF। अब ये हो रहा है कितने साल की सर्विस के बाद कैजुअल लेबरर्स जो है उसको टेम्परेरी स्टेटस दिया जाएगा और उसमें उसको GPF कंट्रीब्यूशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर टेम्परेरी स्टेटस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी स्टेटस मिलती है आप GPF के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके कुछ साल बाद आप GPF के लिए एलिजिबल होते हो। तो कितने साल बाद होते हो? ऑप्शन आर ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी 5 ईयर्स एंड द राइट आंसर इज सी 3 ईयर्स। यानी कि अगर आप टेम्परेरी एम्प्लॉई बन जाते हो, यानी कि कैजुअल लेबर से टेम्परेरी स्टेटस आपको मिल जाता है और आप 3 साल की सर्विस कर लेते हो, फिर उसके बाद आप GPF में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। टेम्परेरी स्टेटस टू द कैजुअल लेबर आफ्टर एंटरिंग 3 years continuous सर्विस आफ्टर कन्फर्मेंट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस द कैजुअल लेबर्स वुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद द टेम्परेरी अर्स्टवाइल ग्रुप डी एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब वो बिल्कुल उसके बराबर है, GPF में कंट्रीब्यूशन कटेगा और गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको सारा बेनिफिट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैजुअल लेबर कन्फर्ड टेम्परेरी स्टेटस बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ फेस्टिवल एडवांस, फ्लड एडवांस ऑन द सेम कंडीशन एज आर एप्लीकेबल टू टेम्परेरी एस्टवाइल ग्रुप डी एम्प्लॉयज ओनली इफ दे फर्निश 2 श्योरिटीज फ्रॉम परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यानी कि एक कैजुअल लेबर को आपने टेम्परेरी स्टेटस दे दिया है, अब वो फेस्टिवल एडवांस या फ्लड एडवांस जो भी होता है वो ले सकता है, लेकिन उसको साथ में 2 श्योरिटीज़ जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको श्योरिटीज़ बनाना पड़ेगा। इज ए ट्रू और बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। और गवर्नमेंट कैजुअल एम्प्लॉइज़ को फेस्टिवल एडवांस या कोई भी एडवांस इसलिए नहीं देती कि अगर एडवांस लेके भाग गया तो उसका जब छोड़ने का प्लान हो और वो एडवांस ले लो निकल जाए तो क्या कर लेगी गवर्नमेंट? टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ को मिल जाता है जो प्रॉपर प्रोसेस से आए होते हैं, क्योंकि बाद में परमानेंट एम्प्लॉय होने वाले हैं और उनको रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत सारे होते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से एडजस्ट कर लेगी, ग्रेचुटी से और हर जगह से कर लेगी। लेकिन जो कैजुअल लेबर से टेम्परेरी स्टेटस मिला है उसका कैसे करेगी? तो इसलिए 2 परमानेंट एम्प्लॉइज से उसको श्योरिटीज़ दिलानी पड़ती है। अगर वो वापस नहीं आता है तो इनसे वो पैसा लिया जाएगा। A casual laborer treated on par with temporary erstwhile Group D employee would be eligible for the grant of festival advance, flood advance on the same condition as are applicable to temporary erstwhile Group D employees, provided they furnish two sureties from permanent government servant of their department। ठीक है, 2 sureties देते हैं परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट से।
Question number 12, which of the following is correct about the pay of casual workers with temporary status on their regularization against group D post in identical grades। अब कोई कैजुअल लेबर जो है ग्रुप डी पोस्ट में आइडेंटिकल ग्रेड्स में यानी कि उन्हीं ग्रेड पे में जाता है जिसमें ग्रुप डी ऑफिसर था, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1. The pay will be fixed after taking into account the increment already earned by them in Group D erstwhile and now Group C pay scale, which was taken into account for payment of wages while working as casual workers with temporary status. 2. Such counting of the past increment earned on regularization will not entitle them to claim seniority or any other benefits like promotion etc. on the basis of such casual service. Options are A1 only, B both the above, C 2 only, D none of the above, and the right answer is B both the above, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लेते हैं। पे ऑफ कैजुअल वर्कर्स विद टेम्परेरी स्टेटस, द पे ऑफ कैजुअल वर्कर विद टेम्परेरी स्टेटस ऑन देयर रेगुलराइजेशन अगेंस्ट ग्रुप डी erstwhile एंड नाउ ग्रुप डी पोस्ट इन आइडेंटिकल ग्रेड्स, यानी कि कोई कैजुअल वर्कर था वो ग्रुप डी पोस्ट में, जो कि अब ग्रुप सी हो चुकी है, ग्रुप डी खत्म हो चुका है, उसके आइडेंटिकल ग्रेड में जिसमें वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज है उसी ग्रेड में हो जाता है, तो उसकी पे कैसे विल बी फिक्स्ड आफ्टर टेक इन टू अकाउंट द इंक्रीमेंट्स ऑलरेडी अर्नड बाई देम इन द ग्रुप डी erstwhile एंड नाउ ग्रुप सी पे स्केल विच वॉज टेकन इन टू अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वाइल वर्किंग एज कैजुअल लेबर विद टेम्प्रेरी स्टेटस। तो हमने क्या कहा था कि उनकी पे कैसे फिक्स होती है, मिनिमम में फिक्स होती है, लेकिन अगर कोई कैजुअल लेबर है वो 2-3 साल से कैजुअल लेबर रहा है और उसको 2-3 इंक्रीमेंट भी मिल चुके हैं, अब उसकी पे बढ़ चुकी है, तो अब उसकी जो पे फिक्स होगी उस ग्रेड में, तो जो पहले जो इंक्रीमेंट लिए उस इंक्रीमेंट को काउंट करते हुए, जैसे एक नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉय की या एक रेगुलर एम्प्लॉय की पे फिक्स होती है, ऐसे पे फिक्स होगी और उसके अकॉर्डिंग उसकी पे जो है डिसाइड की जाएगी, मिनिमम में फिक्स नहीं होगी, उसको अदरवाइज उसको लॉस हो जाएगा, वो ऑलरेडी ज़्यादा अर्न कर रहा था, उसे इंक्रीमेंट मिल चुके थे, तो उन इंक्रीमेंट्स को भी कॉग्निजेंस में लिया जाएगा और उन इंक्रीमेंट के ऊपर ही उसको पे फिक्स किया जाएगा। Such counting of the past increments earned on regularization will be only for the purpose of pay fixation and not entitle them to claim seniority or any other benefits like promotion etc. on the basis of such casual service। अब वो एम्प्लॉय बोलता है कि मेरी सैलरी किसी जो नॉर्मल टेम्प्रेरी एम्प्लॉय है जो कि एग्ज़ाम के रूट से आया है, बोला इससे ज़्यादा मेरी सैलरी है तो मैं इससे सीनियर हो गया, आप सीनियरिटी क्लेम नहीं कर सकते हो, सिर्फ पे फिक्सेशन आपको मिलेगा, या आप बोलते हैं मुझे प्रमोशन इससे पहले मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रहोगे कैजुअल लेबर ही, बस आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, तो पे फिक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अलाउंस टू पार्लियामेंट्री असिस्टेंट्स, यानी पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे और उसके बाद में पार्लियामेंट्री कमेंट्रीज को जो असिस्ट करते हैं, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री असिस्टेंट्स बोलते हैं, उनके पे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 रुपीज़ 2250 फॉर असिस्टेंट्स, 2 रुपीज़ 1800 फॉर UDC, 3 parliamentary assistants are entitled for full right of every calendar month if parliament in session at least for 15 days in that month. Options are A 1 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only, and the right answer is B all of the above, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लेते हैं। अलाउंसेस टू पार्लियामेंट्री असिस्टेंट्स ओनली अ फुल टाइम, जो फुल टाइम लेवल बेसिस पे जो पार्लियामेंट्री असिस्टेंट्स होते हैं उनके अलाउंस के रिगार्डिंग फॉर ASO रुपीज़ 2250 और फॉर UDC रुपीज़ 1800, यानी कि उनका जो नॉर्मल पे स्केल में जो पे मिलता है इसके अलावा इनको ये पैसा और मिलेगा इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग पार्लियामेंट्री असिस्टेंट। फुल राइट फॉर एवरी कैलेंडर मंथ इफ पार्लियामेंट इन सेशन एटलीस्ट फॉर 15 डेज इन दैट मंथ, अगर पार्लियामेंट कम से कम 15 दिन के लिए सेशन में रहता है तो पूरे मंथ के लिए सेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेमेंट जो मिलेगा वो पूरे महीने का मिलेगा। फॉर शॉर्ट पीरियड हाफ द रेट अलाउंस फॉर रेगुलर रेट अलाउड फॉर वन असिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर कम दिन के लिए होता है तो उसमें हमें 15 दिन का पे मिल जाएगा, चाहे 2 दिन का ही क्यों ना हो, तो उनको 15 दिन का मिल जाएगा। 3 दिन का होगा तो भी 15 दिन का मिल जाएगा, 10 दिन का होगा तो भी 15 दिन का मिल जाएगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा का होगा तो फिर उनको पूरे महीने का मिल जाएगा। लेकिन ये 15 दिन से कम का होता है शॉर्ट पीरियड का, फॉर ओनली वन असिस्टेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब कम दिन का सेशन चल रहा है तो ज़्यादा असिस्टेंट चाहिए ही क्यों,
फिर तो एक ही असिस्टेंट मैनेज कर सकता है, ये एज्यूम किया जाता है, इसलिए फॉर वन असिस्टेंट होता है। और अगर काम ज़्यादा होता है और आपको लगता है मोर देन वन असिस्टेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो फॉर मोर देन वन असिस्टेंट DOPT अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर DOPT आपको अप्रूव देगा। आप उसको जस्टिफाई करोगे कि ये भले ही सेशन जो है 15 दिन से कम का है, बट आपको असिस्टेंट्स के लिए 2 असिस्टेंट या 3 असिस्टेंट चाहिए, आप उसको उनकी ड्यूटीज़ बताओगे और उसके बाद जो है DOPT उस पर अप्रूवल देगा, तो फिर आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो कुल मिला के 15 दिन का सेशन तो फुल मिलेगा, अगर 15 से कम का है तो ज़्यादा मिलेगा एक असिस्टेंट के लिए, और ज़्यादा असिस्टेंट के लिए चाहिए तो फिर आपको DOPT का अप्रूवल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, पार्लियामेंट्री असिस्टेंट्स आर पेड द ओवर टाइम चार्जेस एट द रेट्स डिटरमिन्ड बाय DOPT व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में होता है और ओवर टाइम करना पड़ता है तो उनको जो ओवर टाइम मिलता है वो DOPT प्रिस्क्राइब करता है, उसके हिसाब से मिलता है। A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज B फॉल्स। बिल्कुल भी नहीं मिलता, इनको कुछ मिलता ही नहीं है। नो ओवर टाइम टू पार्लियामेंट असिस्टेंट्स व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक है, उनको ओवर जो मिल रहा है पार्लियामेंट असिस्टेंट में मिल रहा है 2250 और 1800 मिल रहा है, वो मिल ही इसीलिए रहा है कि आपको देर तक रुकना पड़ता है, आपकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, वो मिल ही इसीलिए रहा है। फिर अलग से ओवर टाइम क्यों चाहिए होगा? कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, in case where the basic pay in parent cadre has been upgraded on account of non-functional upgradation यानी NFSG, MACP, NFU, MACP और NFSG etc. and the officer has opted for such upgraded pay of the parent post then the deputation duty allowance। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई जो है डेपुटेशन पर है कोई एम्प्लॉय, अब उसके पेरेंट कैडर में क्या उसको MACP मिल गया या NFSG मिल गया या NFU मिल गया, तो उसकी पे कैसे फिक्स की जाएगी? जो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस जो मिलते हैं उसको 5% या 10% के रेट से वो कैसे फिक्स होंगे? शैल बी डिसकंटिन्यूड, शैल बी रिकैलकुलेटेड ऑन अपग्रेड बेसिक पे ऑफ पेरेंट पोस्ट, सी शैल बी रिकैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे ऑफ द पेरेंट पोस्ट विच द ऑफिसर वाज गेटिंग बिफोर सच अपग्रेडेशन, D none of the above, and the right answer is C shall be recalculated on the basis of the on basic pay of the parent post which the officer was getting before such upgradation। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय सपोज उसको मिल रहे हैं कोई अमाउंट मिल रहा है डेपुटेशन पर, अब डेपुटेशन में जाता है तो पेरेंट कैडर में उसको NFSG मिल जाता है, तो उसका पे जो होगा वो रिकैलकुलेट कैसे किया जाएगा? बेसिक पे जो उसको मिल रहा था, जो अपग्रेडेशन हुआ था, जो NFSG या MACP से पहले जो बेसिक पे था उस पर हो जाएगा, उसका डेपुटेशन अलाउंस जो है रिकैलकुलेट हो जाएगा। NFSG वाले अमाउंट को या MACP वाले अमाउंट पे उसको नहीं मिलेगा, वो आपको मिला है स्टैग्नेशन के थ्रू या किसी भी रीजन से मिला है, उसका डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस द एम्प्लॉय ऑप्ट्स टू ड्रॉ पे इन द लेवल ऑफ एक्स कैडर पोस्ट then the pay in the second or subsequent X cadre post should be fixed with reference to। अब क्या है ये केस, एक एम्प्लॉय पहले गया एक X कैडर पोस्ट पे, वहाँ से गया दूसरी X कैडर पोस्ट में, अब दूसरी X कैडर पोस्ट में जो फिक्स की जाएगी पे किसके रेफरेंस में की जाएगी? रेफरेंस टू A पे इन द फर्स्ट X कैडर पोस्ट, B पे इन द प्रीवियस लास्ट X कैडर पोस्ट, C पे इन द कैडर पोस्ट और D पे इन द नेक्स्ट X कैडर पोस्ट। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में जॉब करता है, वहाँ तो उसकी जो पे होती है वो तो कैडर पे होती है, उसके बाद गया वो एक्स कैडर पोस्ट में, दूसरी जगह डेपुटेशन पे, वो एक्स कैडर पोस्ट में गया, वहाँ पे उसकी पे फिक्स हो गई, उसके बाद वहाँ से वो दूसरी एक्स कैडर पोस्ट पे चला गया, वहाँ फिक्स होनी है, या तीसरी में चला गया उसके बाद एक और में, वहाँ पे फिक्स होनी है, तो अब वो तीसरी बार एक्स कैडर पोस्ट पे गया हुआ है, तो उसकी सेकंड वाले एक्स कैडर पोस्ट के साथ में जो लास्ट वाला था उससे पे फिक्स होगी, या फर्स्ट वाले से फिक्स होगी जो फर्स्ट एक्स कैडर, या फिर कैडर पोस्ट के साथ होगी। 3 पे उसकी पीछे चली आ रही है, तो तीनों में से किसके रेफरेंस से फिक्स होगी? ठीक है, ए पे इन द फर्स्ट एक्स कैडर पोस्ट, या पे इन द प्रीवियस यानी कि लास्ट वाला जो सेकंड वाला एक्स कैडर था वहाँ से होगी, या कैडर पोस्ट में थी जो इसकी ओरिजिनल पोस्ट थी, या नेक्स्ट कैडर पोस्ट यानी कि जो अगली वाली होगी उसमें होगी, तो किस में की जाएगी? एंड द राइट आंसर इज सी पे इन द कैडर पोस्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई एम्प्लॉय कितनी बार भी एक्स कैडर पोस्ट पे जाए, उसकी हर बार पे जो फिक्स की जाएगी ना, वो पे फिक्स की जाएगी कैडर पोस्ट के रेफरेंस में, जो उसकी ओरिजिनल पे थी उसके रेफरेंस में। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला हमने कि लोग सोचेंगे कि एक्स कैडर पोस्ट से दूसरी पे जा रहा है तो कम से कम पिछली एक्स कैडर पोस्ट थी उससे ज़्यादा तो उसको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ज़्यादा मिलना चाहिए उसको, लेकिन फिक्स उसकी एक्स कैडर पोस्ट से होगी। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एम्प्लॉय को 50,000 मिल रहे थे
अपने डिपार्टमेंट में, एक्स कैडर में उसको मिले थे 55,000 रुपये। अब उसकी तीसरी बार जाता है, उसकी जो सेकंड एक्स कैडर पोस्ट में जाता है, तो उसकी 50,000 के रिस्पेक्ट में फिक्स होती है। अब 50,000 के रिस्पेक्ट में मान लो उसको डेपुटेशन अलाउंस वगैरह कुछ भी मिला मिलो के उसको 52,000 मिलते हैं, तो 3,000 का तो उसको लॉस हो गया, क्योंकि पिछली एक्स कैडर पोस्ट में तो उसको 55,000 मिल रहे थे। समझ में आएगा? फिर से समझते हैं। कैडर पोस्ट 50,000, फर्स्ट एक्स कैडर पोस्ट 55,000 रुपये, सेकंड एक्स कैडर पोस्ट में गया, और क्योंकि हमने रूल देख लिया कि उसको कैडर पोस्ट के रिस्पेक्ट में उसको पेमेंट मिलना है। अब कैडर पोस्ट में कितना मिला था? 50,000, उसके रिस्पेक्ट में उसको जब पे फिक्स किया गया तो बनता है 52,000। तो उसका तो एक्स कैडर पोस्ट जो पिछली वाली थी वही बढ़िया थी, वहाँ उसको 55,000 रुपये मिल लेते, तो उसको लॉस नहीं होगा, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, वो आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रख लो कि जब भी कितनी बार भी एक्स कैडर पोस्ट में जाए, उसका जो पे फिक्स किया जाएगा वो पे फिक्स होगा कैडर पोस्ट के रिस्पेक्ट में ही। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ फॉरेन सर्विस, ठीक है, फॉरेन सर्विस मतलब जिसमें पेमेंट उसको अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। इफ द पे स्ट्रक्चर पैटर्न इज डिसिमिलर देन दैट इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देन द पे शैल बी फिक्स। अब क्या होता है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ पे चलता है ग्रेड पे सिस्टम या फिर पे लेवल सिस्टम चलता है, वो किसी ऐसी सर्विस में जाता है पे लेवल सिस्टम चलता ही नहीं है। मान लो बैंक में जाता है, वहाँ पे अलग पे सिस्टम होता है, उनका पे कमीशन नहीं चलता, उनका वेज रिवीजन होता है कुछ, तो उसमें पे कैसे फिक्स हो जाएगी? उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है स्टेटमेंट? ए, बाय एडिंग 1 इंक्रीमेंट टू द बेसिक पे ऑफ द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड इक्वेटिंग इट टू द टोटल एमोल्यूमेंट्स एडमिसिबल इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बी, बाय इक्वेटिंग बेसिक पे ऑफ सब्सटेंटिव पोस्ट विद द टोटल एमोल्यूमेंट्स एडमिसिबल इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। C, by adding 1 increment to the basic pay of the substantive post and equating it to the basic pay admissible for the ex cadre post. Option and D, none of the above, and the right answer is A, यानी by adding 1 increment to the basic pay। तो सबसे पहले कैसे फिक्स करेंगे? उसके बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसमें जो भी एमोल्यूमेंट्स उसके बन रहे होंगे उसके नियरेस्ट में, उसमें उसका जो बोरिंग डिपार्टमेंट के वहाँ पे उसकी फिक्स कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कब होता है? ये जब होता है फॉरेन सर्विस में जाता है, जहाँ का पे स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर से अलग होता है, तो सिंपल उसके बेसिक में एक इंक्रीमेंट ऐड कर दो, और उसके बाद जो पे एमोल्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको सिंक्रोनाइज करा दो। अगर वो एक डिपार्टमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है जहाँ का पे जो स्केल्स हैं जो गवर्नमेंट के ही पे स्केल चलते हैं, तब कैसे फिक्स होगी? उसके लिए आपको पे फिक्सेशन वाली जो 1 और 2 वीडियोस हैं उसमें देखना पड़ेगा, उसमें क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन में जा रहा है, इफ द लेवल ऑफ एक्स कैडर पोस्ट इज हायर देन दैट ऑफ द पेरेंट कैडर पोस्ट। ठीक है, लेवल ऑफ एक्स कैडर पोस्ट की हायर है पेरेंट कैडर पोस्ट से, जाहिर सी बात है हायर ही होगी तभी इंसान जाता है। इंसान के 2 ही रीजन होते हैं जाने के लिए एक्स कैडर पोस्ट में, या तो उसको अपना होम टाउन मिल रहा हो तो कम पे भी चला जाता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज वो हायर पे में ही जाता है। ए, increment shall be given in the level in the parent cadre and placed at a cell equal or higher than the figure so arrived at in the level of the ex cadre post. B, no increment shall be given and placed at a cell equal to or higher than the existing pay in the level of the ex cadre post. C, shall be placed at a cell equal to or higher than the existing pay and 1 more increment granted in the level of ex cadre post. D, none of the above, and the right answer is A. तो कैसे की जाएगी? इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द लेवल इन पेरेंट कैडर। सबसे पहले पेरेंट कैडर में हम उसको इंक्रीमेंट देंगे, जो हमने पीछे वाले फॉरेन वाले केस में भी देखी थी, उसको इंक्रीमेंट दे दो। एंड प्लेस एट अ सेल इक्वल और हायर देन द फिगर सो अराइव्ड। उसके बाद जो उस फिगर के आसपास जो सेल होगा उसमें फिक्स कर देंगे। अगर वो सेल नहीं है तो उसके इमीडिएट हायर पे जो भी सेल होगा उसमें फिक्स कर देंगे। और यही हमारा फॉरेन गवर्नमेंट का रूल था, एक इंक्रीमेंट दो और उसके बाद उनका जो पे स्ट्रक्चर है उसमें जो नियरेस्ट फिगर हो वहाँ पर जाके उसको पकड़ लो जो हायर वाला हो, अगर सेम पे मिल जाए तो सेम में कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट टू अ सेकंड और सब्सीक्वेंट एक्स कैडर पोस्ट। ठीक है, अब बात आ गई कि एक एक्स कैडर पोस्ट से दूसरी एक्स कैडर पोस्ट में जाता है इन हायर लेवल देन दैट द प्रीवियस एक्स कैडर। ठीक है, पोस्ट इन द सब्सीक्वेंट एक्स कैडर पोस्ट इन हायर लेवल देन दैट ऑफ द प्रीवियस एक्स कैडर पोस्ट, द पे मे बी फिक्स विद रेफरेंस टू द पे ड्रॉन इन द कैडर पोस्ट। ठीक है, ये हमें पता है कि आप एक एक्स कैडर से दूसरे में भी जाते हो तो भी हमारी जो पे फिक्स होगी वो कैडर पोस्ट के रिस्पेक्ट में होगी इन द कैडर पोस्ट। एंड इफ द पे सो फिक्स्ड हैपेंस टू बी लेस देन द पे ड्रॉन इन द प्रीवियस एक्स कैडर पोस्ट, द डिफरेंस। देखो यही क्वेश्चन हमारा था ना कि 50,000 उसकी कैडर पोस्ट है, 55,000 मिल रहा है उसको
एक्स कैडर पोस्ट में। सेकंड एक्स कैडर पोस्ट में जाता है, उसकी कैडर पोस्ट के साथ में पे फिक्स की जाती है और वहाँ पे उसको बनता है 52,000। तो 3,000 का लॉस हो रहा है, उसका क्या होगा? द डिफरेंस ऑप्शन आर ए शैल बी इग्नोर्ड, बी शैल बी अलाउड एज पर्सनल पे टू बी एब्जॉर्ब इन फ्यूचर इंक्रीजेज इन पे, सी shall be allowed as personal pay and continue till he reverts to his cadre post, D none of the above, and the right answer is B shall be allowed as personal pay to absorb in future increment in pay। ठीक है, तो अब उसका लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको 3,000 रुपये एज ए पर्सनल पे मिल जाएगा। पर्सनल पे होती इसीलिए कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है पे रिवीजन के चक्कर में तो आपको वो एज ए पर्सनल पे मिल जाती है। और पर्सनल पे हमेशा वो एंडलेसली नहीं चलती है, वो आपके फ्यूचर इंक्रीमेंट में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो अब वो क्लियर हो गया कि अगर एक एक्स कैडर पोस्ट से दूसरी में जा रहा है, दूसरी एक्स कैडर पोस्ट में उसका पे कम बन रहा है क्योंकि कैडर पोस्ट के रिस्पेक्ट में उसका पे कम बन रहा है, तो फिर उसको जो फर्स्ट कैडर पोस्ट से जो पे था उतना उसको डिफरेंस होगा, वो उसको एज अ पर्सनल पे मिल जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विच कम्स अंडर। तो पे मीन्स क्या होता है कि मंथली अमाउंट जो ड्रॉन करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, कौन से रूल के अंडर में आता है FRK में? ए FR 921A, बी FR 22A, सी FR 21A, डी FR 922A, एंड द राइट आंसर इज A 921A। ठीक है, तो अब इसमें इसे कैसे याद रखोगे? इसके लिए आपको FRSR का पुराना पे फिक्सेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हमने ट्रिक बताई थी अच्छे से कि जब पे जिस दिन मिलती है इंसान 9th क्लाउड पे होता है और उसको लिबर्टी मिल जाती है आर्टिकल 21 के अंडर में, और वो ए से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट लेवल पे आ जाता है। तो ऐसे करके हम उस ट्रिक को और डिटेल में देख सकते हो। तो कुल मिला के 9th क्लाउड पे पहुंच जाता है, लिबर्टी मिल जाती है, इस तरह से उसकी पे फिक्स जब होती है तब। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। FRSR काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइवर्सिफाई फील्ड से टॉपिक्स को हमने सेलेक्ट किया है और होपफुली आपको पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।